हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने सिलेबस डिस्कस कर ही लिया था। हमारी सीरीज जो एसएससी जीडी एमटीएस के लिए आपके लिए पूरी एक सीरीज लेकर आ रही है जीएस की। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने सिलेबस डिस्कस कर ही लिया है और आज हम पहली क्लास, दूसरा दिन है, पहली क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी, जिसमें हम पाषाण युग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं यहाँ पे लिखता हूं या जो समझाता हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर लेता हूं कि आप कंटिन्यू इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, तो वो कुछ कंफ्यूज होते हैं ईसवी और ईसा पूर्व में। पहले हम वो वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है तो हम सब ने बचपन में नंबर लाइन तो पढ़ी ही होती है। ठीक है, जिसमें बीच में 0 मान लेते हैं और इधर पॉजिटिव में दाएं यानी कि राइट हैंड की तरफ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं। लेकिन इधर वाले हाथ में यानी कि बाएं हाथ की तरफ को क्या होता है, ये उल्टी हो जाती हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन जो हमारा काल क्रम होता है वो कैसे चल रहा होता है, वो इस तरह से चलता हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तब क्या करें उसमें, तो जो हमारी जिसने भी हमारा एक काल का विभाजन किया है, समय का विभाजन किया है, तो उसने ईसा मसीह के बर्थडे को, किसके, ईसा मसीह के जन्मदिन या बर्थडे को क्या मान लिया, 0 लाइन मान लिया है। ठीक है, उससे पहले के काल, जो हमारा भारतीय इतिहास तो बहुत पुराना है, तो उससे पहले के जो काल है उसे हम ईसा पूर्व ठीक है, या BCE कहते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद का समय है उसे ईसवी या एडी बोलते हैं। ठीक है, तो BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा और एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, तो छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी हम इधर से इधर को चलेंगे तो उल्टी गिनती स्टार्ट होगी, और जब 0 के बाद यानी कि पहली ईसा पूर्व के बाद फिर हमारी सीधी गिनती यानी कि ईसवी स्टार्ट हो जाती है, ईसवी पूर्व स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले इतिहास क्या है। तो निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही क्या है, इतिहास है। मतलब ये क्या बात हुई कि ये बात ये है कि जब हमारा समय स्टार्ट हुआ, मानव की उत्पत्ति स्टार्ट हुई, तो उसने अपने जो नए नए कृत्य किए, कुछ ऐसे कृत्य जो प्रकाश में आए और उनसे उनके डेवलपमेंट का पता चलता है। तो उनका डेवलपमेंट एक तरह से क्रांति का काल था। क्रांति होती गई, परिवर्तन होता गया, और उन्हीं परिवर्तनों को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, इतिहास की हर एक घटना तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो उस समय घट रही होती है घटना, तात्कालिक समय में जो घटना घट रही होती है, उसने मानव जीवन पे जो गहरा प्रभाव डाला होता है ना, हम उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वही घटना होती हैं जो परिवर्तन लाती हैं और मानव जीवन पे क्या अपना प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास में हम उन सभी विषयों को पढ़ते हैं, उन्हीं घटनाओं को पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतिहास को जब हम कल सिलेबस में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते थे, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। लेकिन उनके अंदर भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे बांट के पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटकर पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पे हमें पुरातत्व साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कि उस समय ना कोई लिखावट थी, ना कोई उनको लिखने वाला था, तो हमें क्या है, लिखित साक्ष्यों पे निर्भर हमें है ही नहीं। हमारी निर्भरता किस पे है, पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व साक्ष्य जो वहां के पत्थर, औजार या जो भी ऐसी चीजें मिलती है, सिक्के, अभिलेख, वो मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पुरातत्व साक्ष्य बोल देते हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य जो हमें लिखी हुई फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कोई किताब मिल गई या फिर अभिलेखों पे लिखा हुआ मिल गया हमें, ठीक है, तो वो सब लिखित साक्ष्य के अंदर आ जाते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कौन सा हो सकता है, जैसे हमारा पाषाण युग। ठीक है, पाषाण युग से हमें सिर्फ पत्थरों से ही जानकारी मिलती है, इसके अलावा और हमारे पास कोई जानकारी का स्रोत है ही नहीं। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है,
इसमें क्या है कि हमें लिखी हुई साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातत्व साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है ना वो पढ़े नहीं गए, मतलब कि हमसे पढ़े ही नहीं गए। वो क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, उनके बीच का ऐसा कोई इंसान या हमारे बीच में आए रहा ही नहीं जो हमें बता सके कि हाँ इन अक्षरों का या इन वर्णों का मतलब क्या होता था। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य मिले तो, लेकिन पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए। ठीक है, ये पढ़े नहीं गए, तो हमारा जो फिर से जो हम निर्भर हो गए वो हम पुरातत्व साक्ष्यों पर निर्भर हो गए। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य पर निर्भर रहना उचित नहीं हुआ। तो जैसे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, वो सब टोटल क्या हो जाती है हमारी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय क्या होने लगा, वहां पे लिखित साक्ष्य भी मिलने लगे और वो पढ़े भी गए। जैसे हमारे वैदिक काल आ जाता है तो वेद हमारे पढ़े गए हैं। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य उनसे हमें पता चलता है। पुरातत्व साक्ष्य भी मिले, जैसे सिक्के मिल जाते हैं, फिर अभिलेख मिल जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हमें हमारे जो निर्भरता है वो दोनों चीजों पर है। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी मिला, वो पढ़ा भी गया, पुरातत्व साक्ष्य भी मिला और वो समझा भी गया। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल मुख्यतः हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा है, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इनका जो काल देख लेते हैं वो कितने कितने समय में कौन सा रहा उसको देख लेते हैं। ठीक है, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो उसके समय में ही हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल की शुरुआत हम वहीं से मानते हैं। ठीक है, तो लगभग 10 लाख समय से, एल फॉर लाख से समझ लेंगे और के फॉर हजार, यानी कि 10 लाख साल पहले से और फिर 10,000 साल तक, 10,000 साल ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहता है हमारा, पुरापाषाण काल रहता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ परिवर्तन आते हैं, पत्थरों के जो औजार थे उनमें जो परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन के आधार पर हमने इसका काल को डिवाइड कर दिया है, किसमें, मध्य पाषाण काल में। और ये वाला काल जो हमारा रहता है 10,000 साल से 6,000 साल ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल क्या है, तो नवपाषाण काल में बहुत अपना जो मानव है वो अपना आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है, उसका वो आधुनिक मानव के रूप में आ चुका है। तो वो लगभग उसका जो समय है वो 6,000 साल से लेकर के 3,000 साल ईसा पूर्व तक उसका काल समय रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि पुरापाषाण काल को समझ लेते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल की कुछ विशेषता है वो हम समझते हैं। पहली विशेषता ये है कि जो पुरापाषाण काल है ये टोटल अभी तक हिमयुग है, मतलब कि मानव की जो उत्पत्ति इसी काल में हुई है वो अभिनूतन काल यानी कि हिमयुग में हुई है। जब मनुष्य का उद्भव हुआ तो पूरा जो विश्व है वो क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, अधिकांश हिस्सा विश्व का। ठीक है, तो पहला है मानव की उत्पत्ति हिमयुग, हिमयुग यानी कि अभिनूतन काल। अभिनूतन काल, ठीक है, अभिनूतन काल में यानी कि पाषाण काल है वो हमारा क्या है, हिमयुग है। ठीक है, साथ ही जब मानव उद्भव हुआ मानव का तो उसके साथ कुछ और जानवर भी आए, कुछ पहले भी थे कुछ बाद में आए, लेकिन मानव की जो समकालीन है तो उसको देख लेते हैं। मानव के समकालीन जानवर कौन कौन से हैं उनमें, जैसे आपका गाय, घोड़ा और हाथी। ठीक है, गाय, घोड़ा और हाथी, साथ साथ लिखते भी रहना है। ठीक है, गाय, घोड़ा और हाथी।
साथ ही इसमें हम क्या देखते हैं कि मानव जो भारत में है, मानव की जो सबसे पुरानी जो मानव का कंकाल मिला है वो मिला है हमें हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा जो कि है हमारा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में हमारा क्या है, हथनौरा है, वहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमें मिले। ठीक है, यानी कि मानव इस टाइम मिलने, मानव के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगे हैं। ठीक है, ये इस काल की विशेषता थी। अब मानव का कार्य भी देखते हैं कि मानव इस टाइम करता क्या है। तो कार्य में देख लेते हैं मानव का। मानव इस टाइम सिर्फ खाने के लिए जीता है, मतलब कि उसे ऐसा नहीं है कि कुछ कमाना है, उसे धन संचय करना है, या इस टाइम धन का तो कुछ जिक्र ही नहीं है, लेकिन उसे अपना खाना बचा के भी नहीं रखना है। बस क्या करना है, उसे मारना है किसी जानवर को और खाना है। ना खेती है ना कुछ है, सिर्फ खाद्य संग्रह करना है। तो इसको बोल सकते हैं हम खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। तो मानव जो है उसका कार्य क्या है, सिर्फ खाद्य संग्रह करना है और अपना जीवन व्यतीत करना है। इसके अलावा उसको और काम है ही नहीं। ठीक है, पुरापाषाण काल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब जो हमारा पुरापाषाण काल है ये भी बहुत लंबा काल है। जैसे कि आपने देखा कि 10 लाख से 10,000 तक है, 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल था। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो वो इतने लंबे टाइम पीरियड में भी उसने कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हुए पत्थरों के औजार को लेकर के, उसके हिसाब से हमने इनको भी 3 भागों में बांटकर पढ़ लिया है। जैसे निम्न पुरापाषाण काल का जो कालखंड है वो 10 लाख से लेकर लगभग 50,000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं उसको। और जो 50,000 मध्य पुरापाषाण काल है वो 50,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को हम 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, किस आधार पर पढ़ते हैं हम? सबसे पहले इनका जो वर्गीकरण किया है वो हमने उपकरण के आधार पर किया है। ठीक है, तो उपकरण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से उपकरण कैसे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उपकरण निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं वो कैसे हैं? तो सबसे पहले मिलता है हमें हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स। हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स ये हमें मिलता है अतिरम्पक्कम से। कहां से? अतिरम्पक्कम से। सबसे पहला अतिरम्पक्कम। ठीक है, अतिरम्पक्कम से हमें पहला जो हस्त कुठार मिला वो लगभग 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट इनको मिलता है। ठीक है, ये पुरातत्व वेत्ता थे और हस्त कुठार इन्हें मिलता है कहां से? अतिरम्पक्कम। अतिरम्पक्कम कहां है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं। ठीक है, दूसरे जो औजार हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें चॉपर, चॉपिंग और पेबल। ठीक है, ये जो हमें मिलते हैं ये तो दक्षिण भारत में मिल गए हमें। ये मिलते हैं हमें सोहन घाटी से। कहां से? सोहन घाटी से। सोहन घाटी पड़ती है पाकिस्तान में। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो हमें जिस औजारों की अधिकता मिलती है वो चॉपर, चॉपिंग, पेबल टाइप के जो मिलते हैं। यानी कि ये जो दोनों ही है ना, ये हस्त कुठार को अगर हम बना के देखें तो कुछ इस तरह से पत्थर लिया होगा उन्होंने और एक लंबे से डंडे में को बांध लिया होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से उनकी क्या बन गई है? हस्त कुठार बन गई, यानी कि हैंड एक्स बन गई है। ठीक है, लेकिन जो चॉपर, चॉपिंग उनने पत्थर को ही थोड़ा सा
ऐसे लिया पत्थर का जो थोड़ा सा उठाने में आसानी हो, और वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार तो इसमें इस टाइम में करता नहीं है, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है। बड़े बड़े जानवर कैसे, मतलब कि ये वो तो मार देंगे अगर वो ऐसा करेंगे। तो संभवतः ऐसा हुआ होगा कि बड़ी सी चट्टान पे खड़ा होगा, पत्थर उठाया, मार दिया, जैसे नील गाय होगी, भैंस हो गई, ठीक है, इनको मार दिया और उसका मांस वो खाता था, ठीक है। संभवतः ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ या कंफर्म तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम इनको देख लेते हैं। हैंड एक्स हमने देख ही लिया है, ठीक है, तो सोहन घाटी भी आप लिख लेंगे, ठीक है। इन तो इन औजारों की अधिकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल में, तो उस काल के जो औजार हैं वो कैसे मिलते हैं, उस टाइम के मिलते हैं हमें भेदनी, छेदनी, ठीक है, भेदनी, छेदनी और खुरचनी। ये कैसे हैं, देखो भेदनी मतलब कि एक ऐसे नुकीले से थोड़े से पत्थर बनाने की कोशिश करी उन्होंने जो मांस को काटने में थोड़ी सी आसानी हो उन्हें, ठीक है। छेदनी उनके अंदर छेद करने के लिए, खुरचनी मतलब कि खाल उतार कर पहनने के लिए उन्होंने संभवतः इनका ऐसे औजारों को बनाया होगा, घिस घिस के, उन पत्थरों को घिस घिस के वो थोड़ा सा इस तरह से अलग करते हैं इस काल को, ठीक है। इन पत्थरों को थोड़ा सा अलग बनाने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल में जो पत्थर हैं वो उसने और ज्यादा घर्षित कर लिया, मतलब कि उन्हें और ज्यादा घिसा, ठीक है। तो वो कैसे हो गए हैं, जैसा आज का ब्लेड होता है ना, ब्लेड की तरह धारयुक्त, ठीक है, धारयुक्त, ताकि क्या हो जाए, वो और ज्यादा नुकीले हो जाए और मांस को निकालने में और ज्यादा आसानी हो, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक चीज और है, ठीक है, ये यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसमें, 5th नंबर का, मानव को आग का पता चल गया है, आग का ज्ञान, लेकिन प्रयोग नहीं पता, प्रयोग नहीं पता, ठीक है, प्रयोग नहीं जानता वो। मतलब कि ऐसा होगा कि आपस में जैसे भी आज देखते हैं आप, वनों में आग लगी, वो क्या होता है कि पेड़ आपस में टकराते हैं, बांस आपस में टकराते हैं और आग लग जाती है, ठीक है। तो उसे ज्ञान था, डरता था वो उससे, उसका प्रयोग तो वो जानता ही नहीं था, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना कि आग का ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं पता था, ठीक है। ठीक है, तो उपकरण पता चल गया। निम्न प्रपाषाण काल के हस्त कुठार, चापर, चाबिक, पेबुल। हस्त कुठार जो मिलते हैं उनकी अधिकतर हमें कहां से मिलती है, सोन अतिरम पक्कम से मिलती है, और चापर, चाबिक, पेबुल की है हमें सोहन घाटी से मिलती है। भेदनी, छेदनी, खुरचनी, ब्लेड की तरह ये सब इस काल के हैं। स्थल देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। स्थल देख लेते हैं कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब निम्न प्रापाषाण काल के जो स्थल हैं उनमें आपका भीमबेटका, भीमबेटका के साथ सोहन घाटी, सोहन घाटी, सोहन घाटी के साथ आपका नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है, ठीक है। आपको पता है कि भीमबेटका में बहुत सारी गुफाएं हमें मिली हैं, ठीक है, जहाँ पे वो उनके रहने का साक्ष्य हमें मिलता है, क्योंकि मानव स्थायी है नहीं है, ठीक है। तो उन्हें भी ना घर बनाना आया है ना कुछ है, इस तरह के उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो वो क्या करता है, हवा बारिश से बचने के लिए, कड़कती ठंड से बचने के लिए वो कहाँ पे है, भीमबेटका की गुफाओं में जाके रहता है। सोहन घाटी पाकिस्तान का एरिया है, नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है।
मध्य पुरापाषाण काल, यहाँ पे भी अब ऐसा है कि उसने औजारों में तो परिवर्तन किया है, लेकिन जो रहने की जगह है लगभग उन्हीं क्षेत्रों के आसपास वो रहा, ज्यादा दूर वो गया नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है, ठंड का काल चल रहा है, अभी भी हिमयुग चल रहा है, तो बहुत ज्यादा ऊपर वो जा नहीं सकता, नहीं तो ठंड से मर जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो पहले स्थल थे वो अभी भी यहाँ पे भी बने हुए हैं, जैसे भीमबेटका, भीमबेटका के साथ सोहन घाटी। एक नया स्थल थोड़ा सा आया है जो पहले नहीं दिखा, बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी ये यूपी का क्षेत्र है, बेलन घाटी यूपी का क्षेत्र। ठीक है, सोन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी, वो इन नदियों के किनारे में रह रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे क्या फायदा है कि वहां पे एक तो जानवर आते हैं आसपास को, पानी पीने तो जरूर ही आएंगे, इन्हें भी पीने के लिए पानी भी चाहिए। ठीक है, तो पानी और खाना दोनों ही मिल रहा है, और जहाँ पे पानी की अधिकता होगी, फल वाले पेड़ भी अधिकतर वहीं पे होंगे, तो उनका अच्छा काम चल रहा है, खाना पीना मौज लेना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल, यहाँ पे भी अभी भीमबेटका में ही है वो, भीमबेटका, सोहन घाटी, सोहन घाटी, ठीक है, बेलन घाटी, ठीक है, नेवासा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक है, ये कुछ उनके इंपॉर्टेंट स्थान है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि कहां कहां पे मैप में आपका भीमबेटका लगभग मध्य भारत में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। ठीक है, एमपी। अतिरमपक्कम आपका यहाँ है, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, आपकी नर्मदा घाटी कुछ कुछ यहाँ पे आसपास में पड़ जाती है, नर्मदा घाटी। ठीक है, आपकी सोहन घाटी पड़ती है कुछ कुछ यहाँ पर, नर्मदा नहीं, सोहन घाटी, सोहन घाटी। ठीक है, और बेलन घाटी आपकी यहाँ पड़ जाती है, बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी के साथ यहीं पे आपका यहीं पे आपका हथनौरा, नर्मदा घाटी में ही हथनौरा, जहां से मानव कपाल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हथनौरा आ गया। ठीक है, यहीं पे ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल अब समाप्त हो चुका है। मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता है? अब हिमयुग क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। हिमयुग क्या है? समाप्त हो गया। अब थोड़े से चेंजेस आए। चेंजेस क्या है कि मतलब कि जैसे हिमयुग समाप्त हुआ तो घास ज्यादा बढ़ने लगी, घास बढ़ने लगी तो उसे खाने वाले जो हिंसक जानवर नहीं थे वो आने लगे, जैसे कि आपका हिरन हो जाता है, गाय हो जाती है। ठीक है, नील गाय हो गई, हिरन, ये सब आ जाते हैं जो मानव को, जिनसे थोड़ा सा कम खतरा है। ठीक है, तो वो वाले जानवर आएंगे तो उनको ना खाने के लिए भोजन ठीक ठाक मिलेगा। तो क्या करेगा वो, इस काल में जो उपकरण बनाएगा वो थोड़े से छोटे बनाएगा, क्योंकि जो पहले बड़े औजार थे उसे लेकर भागने में उसे थोड़ी सी परेशानी होती थी, लेकिन अब क्या करेगा वो उपकरणों को बनाएगा छोटा। तो उसके जो उपकरण है इस काल में वो है आपके छोटे छोटे, माइक्रोलिथ बोला जाता है उन्हें, माइक्रोलिथ। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं उन्हें माइक्रोलिथ बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथ औजारों की प्रधानता, उपकरणों की प्रधानता, उपकरणों की प्रधानता। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि मानव ने क्या कर लिया, तीर कमान बना दिया है। ठीक है, तीर
कमान का उपयोग, ठीक है। वो तीर कमान का प्रयोग करने लगा, मतलब कि अब छोटे छोटे जानवरों को मारने के लिए वो क्या करने लगा, तीर कमान है उसके पास थोड़ी सी दूर, जैसे छोटे छोटे हिरन बहुत तेज भागता है, उसका मुकाबला तो इंसान कभी नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा कि दूर से ही बैठ के उसको अगर ठीक से लग गया तो वहीं पे खत्म, नहीं तो अगर वो अधमरा भी हो गया तो खाने का काम उसका हो ही जाएगा, ठीक है। तीर कमान का उसने उपयोग कर लिया है, ठीक है। स्थल, स्थल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अब हम, ठीक है। इसमें आपका भीमबेटका भी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका, इसके साथ बागोर, ठीक है। बागोर ये मिलता है आपका राजस्थान में, ठीक है। बागोर के साथ आदमगढ़, आदमगढ़ का जो क्षेत्र है वो पड़ता है आपके एमपी में, ठीक है। इसके साथ पटने महाराष्ट्र में, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर चलने लगा है, तो सोहन घाटी अभी भी है, सोहन घाटी और बेलन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है। बेलन घाटी अभी भी प्रकाश में है, ठीक है। तो हिमयुग अब समाप्त हो चुका है, छोटे छोटे ये जो घास है वो घास अब बड़ी होने लगी और उनको खाने वाले यानी कि जो हिंसक प्रवृत्ति के जानवर थे वो कम हो चुके हैं, लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति के जानवर नहीं है उनकी अधिकता हो चुकी है, ठीक है। इंसान क्या करता है, थोड़े से औजारों को छोटा बनाता है, इन औजारों की जो लंबाई है लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 से 8 सेंटीमीटर उपकरणों की प्रधानता है लगभग। तीर कमान का उसने प्रयोग कर ही लिया है, कौन कौन से इंपोर्टेंट, भीमबेटका, भीमबेटका एमपी में, बागोर राजस्थान में, आदमगढ़, ठीक है, पटने। अब हम एक चीज देखते हैं कि जो बागोर है राजस्थान में और आदमगढ़ है, आदमगढ़ ये एमपी में। अब इन दोनों से क्या होता है, यहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य। ये स्थल आपके मध्य पुरापाषाण काल के हैं, लेकिन जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जब पूछा गया कि हाँ पशुपालन के साक्ष्य कौन से काल में मिले हैं, तो उन्होंने इसका आंसर नवपाषाण काल लगवाया था, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना गया कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं इनमें जो इसका ये जो साक्ष्य मिले हैं ये लगभग जब मध्य पाषाण काल खत्म होने वाला था ना और नवपाषाण काल शुरू होने वाला था, लगभग उसके आसपास में मिले हैं, ठीक है। किसके, पशुपालन के साक्ष्य। इसलिए अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि बागोर और आदमगढ़ ये कौन से काल के हैं, तो आप लगाएंगे कि ये मध्य पाषाण काल के हैं, लेकिन पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आप नवपाषाण काल में लिखेंगे कि नवपाषाण काल में। इसका उत्तर क्या लगाएंगे कि नवपाषाण काल इसका उत्तर हो जाए। पशुपालन के साक्ष्य कब मिले, नवपाषाण काल में, ठीक है। बताना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कौन सा आदमगढ़ आपका यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ बागोर है आपका राजस्थान में, बागोर, आदमगढ़ आपका एमपी में मिलता है और आपका भीमबेटका, ठीक है, दोनों ही ये एमपी में है। बेलन घाटी, बेलन घाटी में एक जगह है जिसका नाम है लोहदा नाला, लोहदा नाला। तो लोहदा नाला से एक चीज मिली है यानी कि हड्डी से निर्मित मूर्ति मिली है, ठीक है। क्या मिला है, हड्डी से निर्मित मूर्ति, ठीक है, हड्डी से निर्मित मूर्ति मिली है। कहां पे, बेलन घाटी का है, लोहदा नाला से। अब बेलन घाटी कहां है, बेलन घाटी आपकी यूपी में, ठीक है। आपकी सोहन घाटी,
ठीक है, ये क्षेत्र आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा यानी कि अब मानव क्या है, थोड़ा सा ऊपर की ओर पलायन करना उसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा काल आता है वो नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में अब क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मानव जो है अपने पूर्ण क्रांति के काल में आ चुका है, वो सोचने समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होती है। जैसे विशेषता क्या है, पहिए का आविष्कार उसने कर लिया है। क्या कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया है उसने, पहिए का आविष्कार। मतलब कि अब वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो अब उसे पैरों को कम दुख देना पड़ेगा। ठीक है, 11 नंबर की बस उसकी अब कम दर्द करेगी, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया है। ठीक है, अब पहिए का आविष्कार उसने करा है तो उसे वो चाक की तरह भी यूज करता है। तो अब मृदभांड भी हमें देखने को मिलते हैं, मृदभांड, मृदभांड के साक्ष्य। नवपाषाण काल में ही हमें मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड क्या होते हैं, उस तरह के उस टाइम पे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो मृदभांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इस काल में उसने कृषि करना भी आरंभ कर दिया है। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, मध्यपाषाण काल में वो अभी भी खाद्य संग्राहक है। उसका कार्य क्या है, अभी कार्य है आदि मानव का सिर्फ खाद्य संग्राहक का, खाद्य संग्राहक। ठीक है, उसका काम है खाद्य संग्राहक का। ठीक है, लेकिन अब क्या हो चुका है, नवपाषाण काल में उसने कृषि आरंभ कर दी है। कृषि के प्राथमिक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, अब उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन स्टार्ट हो चुका है, पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे हैं। ठीक है, मृदभांड के साक्ष्य मिलने हैं, पहिए का आविष्कार उसने कर लिया है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्रांति का काल है, उसने बहुत से अपना आप में परिवर्तन किए हैं। ठीक है, चलिए, तो हाँ, इसमें जो उपकरण है वो घर्षित व पॉलिशदार, उसने और ज्यादा अपने उपकरणों को और ज्यादा डेवलप कर लिया है। साथ में हमें हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं, हड्डी से निर्मित उपकरण। ठीक है, क्या मिलते हैं हमें, हड्डी से निर्मित उपकरण भी मिलने लगे हैं। ठीक है, यानी कि वो पत्थरों का तो यूज करता है, साथ में वो हड्डी का यूज भी करने लगा है। ठीक है, तो पशुपालन के साक्ष्य हो गए, कृषि के साक्ष्य हो गए। अब क्या होता है, उसने आग का प्रयोग भी सीख लिया है, आग पर आग का प्रयोग, आग का प्रयोग सीखा। ठीक है, आग का प्रयोग सीखा, साथ में वो अब कृषि करने लगा है। तो जाहिर सी बात है, उसकी फसल कोई आके ना खा जाए, तो वो क्या करेगा, अपनी बस्तियों को स्थायी करेगा। ठीक है, यानी कि स्थायी जीवन के साक्ष्य, स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, स्थायी जीवन के साक्ष्य। अब आग का प्रयोग कैसे सीखा, मतलब कि ऐसा हुआ संभव है कहानी टाइप में कि आग लगी होगी, उसने छोटी सी जलती हुई लकड़ी को लेकर आया पास में और अपने आसपास में उसने इस तरह से रख लिया होगा। और ठंड का समय तो थोड़ा बहुत तो था ही, अभी भी असर था, ताप के देखा हुआ तो मजा आया उसने मांस को भून के खाने लगा वो धीरे धीरे, तो क्या हुआ, उसे और ज्यादा टेस्टी लगा होगा। ठीक है, तो उसने इस तरह से उसने प्रयोग करना सीख लिया है। ठीक है, उपकरण देख लिया हमने। अब स्थल इंपोर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ के स्थल ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि इसमें मेहरगढ़ एक जगह है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ ये हमारे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है,
ठीक है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिलते हैं, मेहरगढ़ से हमें प्राथमिक कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी कृषि उसने उगाई, उसने उगाई गेहूं और जौ, गेहूं और जौ उसने सबसे पहले ये उगाया, ठीक है। एक जगह आती है आपकी कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा ये आपका यूपी में है। यहां से उसने भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक कृषि के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं, लेकिन जो चावल है, चावल के प्राथमिक साक्ष्य यहां से मिलते हैं, प्राथमिक चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, ठीक है। तो कोल्ड हवा से क्या मिलता है, प्राथमिक चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। साथ में बागौर व आदमगढ़, ठीक है, बागौर व आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। अब मानव क्या हो चुका है, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने लगा है, ठीक है। ऊपर मतलब भारत के ऊपर वाले क्षेत्र में, जिसे हम कश्मीर बोलते हैं, तो कश्मीर के क्षेत्र में हमें कुछ क्षेत्र मिलते हैं, जैसे जिसमें बोलते हैं हम, एक तो गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल, और एक है बुर्ज होम, ठीक है। तो बुर्ज होम यहां से हमें गर्त साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, स्तंभ गर्त के साक्ष्य, स्तंभ गर्त के साक्ष्य। अब ये स्तंभ गर्त क्या है, स्तंभ गर्त एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज होती है, मतलब कि मानव स्थायी नहीं है, मतलब कि स्थायी होना स्टार्ट कर दिया, तो वो जहां पर रहता है तो उसे झोपड़ी बनाने का ज्यादा अनुमान नहीं कैसे बनाई जाती है, तो वो क्या करता है, कुछ गड्ढे बनाता है, ठीक है, उनमें थोड़ी बहुत सीढ़ी वगैरह लगाता है और यहाँ पे आके वो रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्तंभ गर्त, गड्ढे बना के वो रहना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसी को स्तंभ गर्त बोला जाता है, ठीक है। तो स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें मिलते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, ये कश्मीर वाला क्षेत्र है, कश्मीर वाला क्षेत्र है ये दोनों, ठीक है, ये कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है। कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। कुछ दक्षिण भारत में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, जैसे दक्षिण भारत में पयमपल्ली हो गया, पयमपल्ली, ठीक है। पयमपल्ली के साथ आपका इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव के साथ आपके अतिरम पक्कम भी अभी भी है, अतिरम पक्कम, ठीक है। जो जो क्षेत्र गायब होते जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि वहां पे मानव दोबारा भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो दक्षिण भारत में भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इतने सारा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो एक नोट करके भी लिख लेंगे आप, एक पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड। वो इस काल को ना क्रांति का काल कहते हैं। क्या बोला उन्होंने, इस काल को क्रांति का काल बोला, क्रांति का काल, ठीक है। इस काल को उन्होंने क्रांति का काल बोला, किसने, गॉर्डन चाइल्ड ने, ठीक है। पयमपल्ली, इनाम गांव, अतिरम पक्कम, ये दक्षिण भारत के साक्ष्य हैं कुछ, ठीक है।
ठीक है। इसके इसमें हमें यहाँ से ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, यहाँ पे हमें मिलता है मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है। ये हमें दो क्षेत्र मिलते हैं जहां से गुफ़ कराल और बुर्ज होम मिलता है, बुर्ज होम, ठीक है। कोल्डी हवा यहीं पे बिहार की तरफ को पड़ता है। चिरान जगह पड़ती है जो कि बिहार में है, ठीक है। भीमबेटका अभी भी प्रकाश में है। भीमबेटका से अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए। भीमबेटका मतलब अंत्येष्टि के साक्ष्य, अंत्येष्टि के साक्ष्य। जैसे हम आजकल करते हैं ना दाह संस्कार करते थे, तो यानी कि ये कहां से मिले सबसे पहले? भीमबेटका से। भीमबेटका से ही चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, चित्रकारी के साक्ष्य, ठीक है। नर्मदा घाटी यहाँ पे है, नर्मदा घाटी, ठीक है। बेलन घाटी, ये सब यहाँ पे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम महापाषाण काल को भी समझ लेते हैं। ये अंतिम पॉइंट है आपका, और आज की क्लास काफी वैसे तो लंबी हो गई है, लेकिन समझ लेते हैं इसको, ठीक है। विशेषता, तो महापाषाण काल की जो विशेषता है वो उसमें हम कब्रों से इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कब्रें, इसकी विशेषता क्या है? बड़ी बड़ी कब्रें, बड़ी बड़ी कब्रें, ठीक है। तो विशेषता क्या है महापाषाण काल की? बड़ी बड़ी कब्रें, यानी कि यहाँ पे जो कब्रें होती थी, यानी कि जो जहाँ पे मानव को दफनाया जाता था, उसके आसपास में बहुत बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे चारों तरफ को, ठीक है। तो ये उसकी पहचान है, ठीक है। बड़ी बड़ी कब्रों के चारों ओर, कब्रों के चारों ओर पत्थर, ठीक है। बड़ी बड़ी कब्रों के चारों ओर पत्थर। अब इन कब्रों में क्या होता था, वो सोचते थे ऐसा कि पूर्व जन्म भी शायद उनके मन में रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके साथ उनको यहाँ पे क्या मिलते हैं कि इन जो गुफाएं हैं, क्या बोलूं मैं, कब्रें हैं, कब्रों में एक तो उनके लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। साथ में किसी जो कब्र है वो ऐसा लगता है कि उनके साथ जो वो मिले हैं, हार वगैरह भी मिले हैं, सोने की चीजें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि वो किसी एलिट क्लास वाला कोई मरा होगा, तो उसको दफनाने के लिए वो रखा गया है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कब्रों में मृदभांड, बहुमूल्य वस्तुएं, व जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, जानवरों के साक्ष्य मिले, ठीक है। स्थल कहां से मिले हैं हमें? स्थल कुछ तो दक्षिण भारत से भी मिले हैं और कुछ हमें यूपी के क्षेत्र से भी मिले हैं। जैसे यूपी में बेलन घाटी के पास से मिले हैं, ठीक है। बेलन घाटी में जैसे आपकी मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर, रीवा, कोल्डी हवा, ठीक है। ये आपके उत्तर भारत के क्षेत्र हैं,
ठीक है, उत्तर। थोड़ा सा दक्षिण भारत में देख लेते हैं। दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों से मिले हैं। दक्षिण भारत में मिलते हैं जैसे आपका इनाम गांव, पयमपल्ली, ठीक है, पयमपल्ली। और एक जगह है आपकी पोचमपल्ली करके, ऐसे ऐसी जगह कुछ है शायद। चलो, एक छोटी सी जगह है, चलो छोड़ो, एक छोटी सी जगह है, वो ध्यान नहीं आ रही, चलो छोड़िए। ठीक है, तो ये आपकी जगह है जो कुछ तो दक्षिण भारत से मिलती हैं और कुछ हमें बेलन घाटी से यानी कि उत्तर भारत से हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो महापाषाण काल की विशेषता क्या है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई हमें क्या मिलती है, कब्रें मिलती हैं, लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और कब्रों से मृदभांड बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखना, नोट बना के आप लिख सकते हैं। मानव द्वारा जो प्रथम धातु यूज करी गई, प्रथम धातु प्रयोग में लाई गई वह थी तांबा। कौन सी थी? तांबा। ठीक है, उसके बाद हमें लोहे के साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ में कांसे के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो पहली धातु यूज हुई वो तांबा हुई। ठीक है, मध्य पाषाण काल में एक चीज रह गई थी कि मानव ने सबसे पहले जो जिस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया वो था कुत्ता। कुत्ता को प्रथम पालतू पशु बनाया। ठीक है, पालतू पशु बनाया। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और आपका टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। आई होप आपने ठीक से लिखा होगा और समझा होगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए, डेली हमारी वीडियोस आती ही रहेंगी। ठीक है, और लगे रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।